हाँ, चलो तो 26 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना? ठीक है। व्हाट आर द फेजेस इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन से फेजेस इंक्लूड हो जाता है? बहुत सिंपल है। प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन तो है ही, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजिशन, ऑफिशियल नाम जो है वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजिशन है। प्रोडक्शन सेविंग एक्सपेंडिचर नहीं है, सेविंग का सवाल ही नहीं है, टैक्सेशन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट वाला नहीं है। सर्कुलर फ्लो में अपन टू सेक्टर अगर अज्यूम कर रहे हैं तो ये इस तरीके का हो रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए इसका सिंपल आंसर जो है वो होगा सी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर डिस्पोजिशन। ठीक है, ट्वेल्थ के बेसिस पर है ये पूरा, इसमें कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है। ठीक है बच्चों, 27th देखते हैं। द स्टेट लेवल एस्टिमेट्स आर टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय state income units of respective states. Which organization is primarily responsible for this task? तो स्टेट लेवल एस्टिमेट्स नॉर्मली कौन प्रिपेयर करता है? स्टेट इनकम यूनिट्स, है ना? तो ये नॉर्मली कौन हैंडल करता है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसको हैंडल करता है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, उसके लिए सब अलग अलग लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। 28 जो वो अ, है ना? 28 देखो, व्हाट विल बी द टोटल इनकम if the value of APC is 0.45 and total consumption is 900 करोड़। देखो बहुत सिंपल है। एपीसी 44.45 है, मतलब 45% है ना? तो 45% है और 900 है, तो 900 डिवाइड बाय 0.45 कर दोगे, सीधे सीधे आपका 2000 जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना? 2000 इसका आंसर है। 29th देख लीजिए, है ना? जीडीपी आपकी क्या होगी? एट व्हाट विल बी द जीडीपी एट एमपी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो जीडीपी एमपी जो है, ठीक है, वो क्या होगी? क्या क्या दिया हुआ है? आप जीएनपी दिया हुआ है ना? तो सिर्फ नेशनल को अगर मैं डोमेस्टिक कर दूं तो हो जाएगा, है ना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 है माइनस, अगर अपन कर देंगे तो डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। कितना दे रखा है ये? 1100, है ना? तो नेशनल से आपको डोमेस्टिक पे आना है ना? तो माइनस कर देंगे मेरे हिसाब से तो जीडीपीएमपी, और तो कुछ इसमें है नहीं, है ना? इनको डी करना है तो सिंपली जो है इसका 900 करोड़ जो है वो हो जाना चाहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीडीपी में ऐड करी होगी तो जीएनपी आया होगा, है ना? ठीक है ना? दिया क्या है? जीएनपी, सिर्फ इनको डी करना है ना? हाँ ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला और टू कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी? नॉट करेक्ट फॉर्मूला, है ना? एनएनपी एमपी के लिए कौन सा करेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना? एनएनपी एमपी, जीएनपी एमपी में अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये हाँ चलो, ये तो सही है, वो आंसर नहीं है। फिर क्या है? एनएनपी एमपी कैलकुलेट, एनएनपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए एनडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया, ये भी सही है। तो सी जो है एनएनपी एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये एन हो गया और ये डी। अच्छा, ओके, है ना? अब एनएनपी में से, अब एन में से डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो डी इसका आंसर है, क्योंकि डी ही गलत है ना? डी जो है वो उसका गलत फॉर्मूला है। ऑलरेडी नेट पे है तो हम उसमें से डिप्रिसिएशन थोड़ी ना और माइनस करेंगे, तो ये वाला गलत है।
ठीक है बच्चों, है ना। चलो 31 का हम लोग देखते हैं। विच इज द टर्म फॉर लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स लोएस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट तो ट्रफ होगा, ट्रफ और डिप्रेशन, सिंपल है ना बच्चों। चलिए, फिर क्या है 32। तो बिजनेस हुज फॉर्च्यून इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, बिजनेस हुज फॉर्च्यून इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से जो लिंक्ड होता है ना, तो साइक्लिकल बिजनेस ही हुआ वो तो ऑब्वियसली। ठीक है ना, जिसकी ग्रोथ किससे लिंक्ड होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ से, है ना, बिजनेस जिसका फॉर्च्यून इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड होता है। ठीक है, फिर ड्यूरिंग व्हाट टाइम प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड आर्म्स एक्सेट्रा इंक्रीजेस एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्स ऑफ द कंट्री आर डाइवर्टेड फॉर। बहुत सिंपल है, जब वॉर चल रही होती है तभी होगा ना, है ना, तो इसका सिंपल आंसर है सी, वॉर। पोस्ट वॉर तो कंस्ट्रक्शन होता है, प्री वॉर कुछ होते ही नहीं है। फिर क्या है 34th। इन रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन, है ना, तो अब की बात चल रही है इसमें रिकवरी फेज की। रिकवरी फेज में जो रिवर्सल का प्रोसेस है इनिशियली किसमें फेल होता है? वो लेबर मार्केट में होता है, क्योंकि यार पहले तो लेबर हायर किए जाएंगे, है ना। वैसे कैपिटल भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो है वो लेबर मार्केट में होता है। ठीक है ना, रिकवरी फेज में कैपिटल इसलिए नहीं होता क्योंकि नया नहीं है ना। ठीक है, वापस से लेबर जो है वो हायर होना, कैपिटल तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है, इसका लेबर ही होगा। ठीक है, 35 का देखो। Sarah is considering purchasing a used car from a private seller named जॉन। ठीक है, जॉन क्लेम कि भाई कार एक्सीलेंट कंडीशन में और कभी एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ नहीं है। हाउएवर जॉन को पता है कि कार जो है उसका डैमेज हो चुका है पास्ट में एक्सीडेंट के कारण, बट रिपेयर करा लिया और सैरा को बताया नहीं। तो बेस्ड ऑन द केस डिस्क्राइब, व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डज दिस सिनेरियो इलस्ट्रेट? तो ये तो लेमन्स प्रॉब्लम है ना, कि मार्केट में आप अच्छी चीज खरीदने जाओ तो आपको बुरी मिलती है, तो फिर इवेंचुअली बुरी बुरी ही मिलती है। तो ये लेमन्स प्रॉब्लम है कि अच्छे लोग चीजें बेच नहीं पाते हैं फिर, है ना। ठीक है, तो ठीक है ना। फिर क्या, when there is fall in the level of investment and employment, producer do not instantaneously recognize the pulse of the economy. What is indicated by this situation? है ना, तो when there is fall in the level of investment and employment, प्रोड्यूसर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं पल्स ऑफ द इकोनॉमी। इससे क्या पता चलता है? तो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फॉल हो गया इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट में। इसका सीधा सिंपल सा आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 37। तो ये तो काफी बेसिक सा है। व्हाट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, है ना, ये अपन लोग ने मतलब मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। 268 से 281 बहुत क्लियर कट इसमें था। ठीक है ना, रिचर्ड मसग्रेव इंट्रोड्यूस्ड थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट इकोनॉमी। तो वो क्या बताया था उसने? रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है ना, रिचर्ड मसग्रेव ने ये तीन बताए थे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? बी, है ना। चलो 39 जो है, अंडर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट डू द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर? ठीक है, तो मैं जीएसटी को लेकर के दोनों के इक्वल पावर है। ये बात कब आई थी? ये बात जुलाई 21 के वर्डिक्ट में आई थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन जो है वो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाते हैं ये वाले। अंडर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल डेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, है ना। एक्सटर्नल डेट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बाकी देखो,
इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है, अदरवाइज तो मैनेज इसको आरबीआई करता है। ठीक है ना। अलग से जो सरकार का डिपार्टमेंट है वो कौन सा देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है ना। है ना। चलो, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसका आरबीआई किया होगा, का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होना चाहिए। है ना। लेट्स सी। ठीक है। चलो, इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज 20,500 एंड नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ अ कंट्री आर 3,500 करोड़। ठीक है। तो अब इसके लिए आपको वो पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेफिसिट कैसे आता है और इंटरेस्ट कैसे आता है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट ये है, अच्छा, और फिजिकल डेफिसिट क्या है, तो ये दोनों को जोड़ करके आएगा ही। ठीक है ना। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो आपको प्राइमरी डेफिसिट बचता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 24,000, यानी कि डी। ठीक है। 42 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। फिजिकल मतलब कि भाई सरकार के पास क्या क्या टूल है, तो सरकार के पास टूल जो है, अगर देखा जाए तो टैक्सेस, सब्सिडीज, टैरिफ्स। टैरिफ्स फिजिकल पॉलिसी में तो ऐसा सच नहीं आते हैं। टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट इन द बजट। बी होना चाहिए, क्योंकि सी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, एक्सचेंज रेट भी उसमें नहीं आते हैं। तो इसका कायदे से होना चाहिए बी। बी जो है वो बेहतर आंसर है। पब्लिक डेट और बजट फिजिकल पॉलिसी के अंदर में आता आता है भैया। ठीक है ना। चलिए, 43 जो है वो देखते हैं। तो एक कंट्री है ए, उसका जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू डेफिसिट 10,000 है, फिजिकल डेफिसिट 24,000 है, नेट इंटरेस्ट 2,000 है, बोरोइंग 6,000 है, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट 3,000 है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? अब अगर आपको बनता होगा प्राइमरी, तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये मेरे हिसाब से कर चुके हो। ठीक है ना। इसका आंसर जो है फिजिकल डेफिसिट में, है ना, आपका क्या अलग हो जाएगा? इसका आंसर होना चाहिए 22,000 होना चाहिए। है ना। सिंपल है, फिजिकल 24,000 है, उसमें से नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी माइनस का तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो आपका क्या होना चाहिए? 22,000 करोड़। ठीक है। चलो। ऑल revenues received, loans raised and all money received by the government in repayment of loans are credited to, है ना। तो all revenue received, loans raised and all money received by the government in repayment of loans, ये सारे कहाँ जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सिंपल है, सारा रेवेन्यू कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। है ना। ठीक है। चलो, व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के दौरान क्या किया जा सकता है? ठीक है ना। इंट्रोड्यूस सब्सिडीज, रिड्यूस टैक्स रेट। नहीं, टैक्स रेट करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना। नए टैक्सेस लगाओ तो भी रेज द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, ये कुछ हद तक वैसे रेट बढ़ जाएंगे, वैसे भी ये उतना काम नहीं करेगा। है ना। किस चीज पर लगा रहे हैं ये भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट डिमांड, और डिमांड स्टिमुलेट थोड़ी करेंगे। तो बी जो ऑप्शन है, इम्प्लीमेंट ऑस्टेरिटी मेजर एंड रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत क्लियर कट इसका आंसर है, तो मतलब बी होगा 45 का। ठीक है गाइस, है ना। चलिए, 46 जो है उसका, इफ द मॉनेटरी बेस इन एन इकोनॉमी is 250 crore through an open market operation by the central bank and the money supply is 1,000 crores, मनी मल्टीप्लायर आपको बताना है। तो बेस जो है 250 है और मनी सप्लाई 1,000 है, तो 4 टाइम्स कर दिया ना इसने, तो सीधा सीधा सा इसका आंसर क्या है? 4। समझ रहा है? कोई ऐसा फॉर्मूला सच लगाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है ना। चलिए, 47th जो है, वो क्या है? इफ द रिजर्व रेशो इज 0.1 एंड देर इज इंक्रीज इन द रिजर्व बाय 1,000। ठीक है। तो रिजर्व रेशो 10 है और जो रिजर्व का इंक्रीज है वो 1,000 है, तो मनी सप्लाई में चेंज कितना आया?
अगर रिजर्व्स 1000 से बढ़ जाएंगे तो 10,000 मतलब 10% है, तो 1/0.1 मतलब 10 टाइम्स हो जाएगा। तो 10 टाइम्स 1000 का कितना होगा? 10,000। तो इसका आंसर होगा ए 10,000। बहुत सिंपल है। ठीक है। 48, वॉट विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? तो इसमें से कौन सा जो है वो मनी का फंक्शन नहीं है? ठीक है ना। तो प्रोवाइडिंग कॉमन मेजर मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट ऑफ अकाउंट तो है। इजिली रिप्रोडक्टिबल, का पैसा पेड़ में नहीं उगता, रिप्रोड्यूस कैसे कर लेगा? तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? है ना। 49, एवर्जन ऑफ रिस्क मतलब दूर करना। ये वाला तो शायद जेम्स टॉबिन ने दिया था, है ना। तो एवर्जन ऑफ रिस्क वाला जो है वो जेम्स टॉबिन ने दिया था। 50th जो है, व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक कौन सी करेंसी इशू करती है ना। तो फिएट मनी बोलते हैं उसको। बाकी तो अभी देखो सरकार डिजिटल मनी भी करने वाली है। अभी जो है करंट में उसको बोलते हैं फिएट। फिएट होता है लीगली रिकॉग्नाइज जो करेंसी होती है। ठीक है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह जो रिकॉग्नाइज की जाती है। 51 का देखते हैं। इन एन इकोनॉमी मनी सप्लाई कितना है? 500 करोड़। वेलोसिटी मतलब स्पीड, है ना, वो 5 है। 5 बार सर्कल कर जाती है। और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं? 10,000। एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल वो एमवीपीटी वाला फॉर्मूला इसमें लगा लोगे आप। ठीक है ना। तो M × V = P × T वाला अगर आप इसमें लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 lakhs। ठीक है ना। 500 × 5 = P × 1000 जो है उसको करके आ जाएगा। अभी ये इस तरीके का सिस्टम है जिसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना। ठीक है। तो 25 lakhs है, एमवीपीटी वाला फॉर्मूला लगा लो, M × V = P × T। ठीक है गाइस, है ना। 52 जो है, व्हाट डज आरबीआई पब्लिश एवरी 6 months प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस of the sources of inflation and forecast for upcoming period of 6 to 18 months? ठीक है ना। हर 6 महीने में आरबीआई पब्लिश करती है। तो वो क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ठीक है ना। ठीक है, आरबीआई तो हर 6 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ही करेगा। जब इसको तो उससे भी कर सकते हैं अपन लोग कॉमन सेंस से, वैसे ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरा आरबीआई के हाथ में रहता है। ठीक है। चलिए। रिवर्स रेपो रेट इज लिंक्ड टू रिवर्स रेपो इन द फॉलोइंग वे। ठीक है। रिवर्स रेपो जो है वो रेपो रेट से कैसे लिंक्ड होता है ना। तो रिवर्स रेपो रेट का आंसर जो है वो बी होगा, रेपो रेट -1। ठीक है ना। ठीक है गाइस। मनी रेफर्स टू रियल मनी रेफर्स टू रियल नेशनल इनकम नहीं, वो तो प्रोडक्शन होता है। मनी डिमांडेड नहीं। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द प्राइस लेवल, नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल। इसका होगा नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल। तो जो एक्चुअल नॉमिनल मनी होता है उसको प्राइस लेवल से अगर एडजस्ट कर देंगे तो अपन किस पर पहुंच जाएंगे? रियल मनी, मतलब रियल इनकम जैसा अपन इसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, है ना। फिर क्या है 55? 1 Feb 2021 में हाउ मेनी रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स वर इन फोर्स वर्ल्ड वाइड? रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कितने थे? थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ये, है ना। तो इसका होगा 339। इसका आंसर बी है ना। 339 है इसका आंसर। तो ठीक है। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेस रिजर्व? तो एक्सेस रिजर्व बहुत सिंपल है। अगर इसको कॉमन सेंस से करोगे, टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व, तो आपका एक्सेस रिजर्व आ जाएगा, है ना। मनी सप्लाई और उन सब पे फर्क पड़ता है इससे, है ना, अपन लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये इंटरनेशनल मार्केट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। एब्सोल्यूट एडवांटेज में बहुत सिंपल सा है कि भाई आप ज्यादा कुछ बना सकते हो कम रिसोर्सेज यूज करके, है ना। तो ये क्या है आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है ना। तो ग्रेटर क्वांटिटी, तो ए तो आंसर होना ही चाहिए इसका। बी क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर क्वांटिटी यूजिंग सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं, मतलब
एस कॉम्पिटिटर। वैसे तो बी भी कोई खास डिफर नहीं कर रहा है ना, लेकिन ठीक है, ए जो है वो बहुत क्लियरली ज्यादा है मतलब। ठीक है, ई और भी दोनों काफी सेम है। हाँ, ठीक है। बस इसमें कॉम्पिटिटर नहीं है, अलग अलग नेशन की बात है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लेसर, ये तो होगा ही नहीं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूसर ग्रेटर वेराइटी, नहीं, ये भी ज्यादा है वाले। तो ए और बी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ए ही होगा, है ना। ठीक है, वैसे बी भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई खास अंतर ऐसा सच है ही नहीं। सेम अमाउंट और फ्यूअर अमाउंट, टेक्निकली तो क्या ही डिफरेंस है, बस कॉम्पिटिटर और वो नहीं आए तो नेशन के पॉइंट से ए कर सकते हैं अपन उसको। ठीक है। अच्छा, आपका जो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अब ये थोड़े जेनरिक क्वेश्चंस आ गए, है ना। ये किसके बीच में साइन किया गया है ना। तो ये यूएस कनाडा और मेक्सिको के बीच में किया गया है, तो इसका आंसर बी होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ट्रिप्स क्या कहता है, ठीक है ना। तो ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला है, अगर आपको याद हो तो, है ना। रेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है गाइस। फिर 60, है ना, इसमें ये एक्सचेंज रेट का है। सपोज एक्सचेंज रेट बिटवीन INR एंड यूरो चेंजेस फ्रॉम 1 यूरो इक्वल्स टू 80 INR टू 1 यूरो इक्वल्स टू 85। तो रुपया थोड़ा सा टूट गया है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द INR रिलेटिव टू यूरो, है ना। तो हाँ, तो ये तो बोल ही दिया मैंने, INR हैज डिप्रिशिएटेड। रुपया टूट गया है मतलब INR जो है वो डिप्रिशिएट हो गया है। ठीक है, तो आंसर बी होगा, सिंपल है। ठीक है गाइस, है ना। तो ये थे आपके 60 तक के क्वेश्चंस, है ना। अभी मैं और क्वेश्चंस आपके 61 से बताता हूँ।